एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, और इसको अगर उल्टा कर दूँ यानी कि अगर मैं एक्स को यहाँ पे ले आऊँ और वाई को मैं यहाँ पर ले आऊँ, ठीक है, इसको कहते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वेयर एक्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड वाई इज इन दिस डायरेक्शन, और इस तरह से ये हमारे पास एक इमेज प्लेन बन जाता है. Why we use two dimensions? To locate the coordinates. Raise your hand before you speak. Yes. Coordinates like limits. Find location. Yes. But to locate a precise position. Yes. Uniquely identification. The correct word is that if we have two axes and we want to uniquely identify any point here, उसके लिए हम दो एक्सेस यूज करते हैं. ठीक है, क्या करने के लिए? ताकि हम उसकी जगह बना सकें. जैसे एक पॉइंट इधर था, ठीक है, या एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 1 2 3 4 5. तो हम इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकें, हम इसको बता सकें, तो इसके लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी क्या पोजीशन होगी? 2 इसी तरह से किसी भी पिक्सेल की पोजीशन या किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम इन दो एक्सेस से बता सकते हैं. राइट, इस प्लेन में किसी भी जगह पर बता सकते हैं, और यही दो एक्सेस का फायदा होता है. और इसको हम इस तरह से बाहर करते हैं. ये क्या है? दिस इज पिक्सेल कोऑर्डिनेट्स. क्या है? पिक्सेल कोऑर्डिनेट्स. और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू 50 डाल दूँ तो यहाँ पर 50 वैल्यू आ जाएगी, और इसको क्या कहते हैं? पिक्सेल वैल्यू कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? पिक्सेल वैल्यू कहते हैं. लास्ट मैन और क्या कहते हैं? आप बताइए. लास्ट मैन आप पिक्सेल इंटेंसिटी कहते हैं, या सिर्फ वैल्यू भी कह सकते हैं, या सिर्फ इंटेंसिटी भी कह सकते हैं. यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. वो तमाम लोग जो ये फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली ये थर्ड लेक्चर और आप वो रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो क्लास के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लें, और जो स्लाइड्स हैं वो पहले 4-5 बल्कि 5-6 लेक्चर्स की स्लाइड्स गूगल पे अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड करके भी गो थ्रू कर लें, और फिर भी अगर कुछ सवालात हों तो उन्हें नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं. कि इन स्लाइड्स को आप ये भी कर सकते हैं कि आप लेक्चर में आने से पहले, जैसे मैं करता था कि लेक्चर में आने से पहले इनको प्रिंट कर लें, 4 स्लाइड्स पर पेज, 6 स्लाइड्स पर पेज, इस तरह से आप उसको प्रिंट कर लें, और फिर स्लाइड्स के ऊपर ही लेक्चर नोट कर लिया करें. इस तरह से वो खासतौर से वो लोग जो किताब लिख रहे हैं उन्हें इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उन्हें स्लाइड का पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके ऊपर वो चीज़ें ऐड करेंगे जो कि आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ. ठीक है, इस तरह से जब मैं करता था तो मुझे ओवरऑल इसमें बहुत हेल्प मिलती थी. तो यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम स्ट्रेटजी कि आप आने से पहले, लेक्चर होने से पहले उस लेक्चर की स्लाइड्स गूगल पे अपलोड हो जाती हैं, और आप चाहें तो इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनको आप प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें डेफिनेटली अगर टोटल स्लाइड्स लेट्स से ये 40 हैं, ठीक है, तो आप 6 स्लाइड्स पर पेज पे करेंगे तो इट इज जस्ट 5 और 6 पेजेस. तो आप बड़े आराम से उसमें पूरा लेक्चर लिख सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ समझ आ गई आपको? यस सर. ये हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी. उसके बाद होमोजेनियस कोऑर्डिनेट ये कहते हैं. उसके बाद हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि बाइनरी इमेज क्या होता है, ग्रे स्केल क्या होता है, और कलर्ड इमेज क्या होता है. बाइनरी इमेज क्या होता है? लास्ट टाइम रेज योर हैंड जी. इसमें वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, जिसके अंदर कलर वाइट या ब्लैक हो सकता है. जैसे बहुत पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, उसमें या तो कलर वाइट हो सकता था या ब्लैक हो सकता था. अगर मैंने ब्राउन पैंट पहनी हुई है तो या वाइट नजर आएगी या ब्लैक नजर आएगी उस टीवी में. उसके बाद फिर ग्रे स्केल था. ग्रे स्केल में वैल्यूज 0 से लेकर 255 तक मैटर करती वेरी करती हैं.
उसके बाद फिर हमारे पास कलर इमेज था जिसमें एक पिक्सल जो है उसके अंदर R रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू 3 पिक्सल वैल्यूज हो सकती हैं। आगे चलें। सर कलर में बैठ करिएगा सर, कलर में कितने थे सर, रेड ब्लू और ग्रीन? सही ग्रे स्केल का फिर हमारा बता दें ग्रे स्केल की वैल्यूज का ग्रे स्केल की वैल्यू 0 से लेके 255 तक होती है, जिसमें 0 स्टैंड फॉर ब्लैक एंड 255 स्टैंड फॉर वाइट। तो ये ब्लैक है और ये वाइट है, ठीक है। और कलर इमेजेस में हर पिक्सल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक रेड, एक ब्लू, RGB। और R की वैल्यू भी 0 से 255 तक होती है, G की वैल्यू भी 0 से 255 तक होती है और B की वैल्यू भी 0 से लेके 255 तक होती है। इस तरह से अगर टोटल कॉम्बिनेशंस पूछे जाए, इसमें टोटल 2 कलर वैल्यूज हो सकती है, इसमें 256 कलर वैल्यूज हो सकती है और इसके अंदर कितनी हो सकती है 256 पावर 3। It is last time I told you about this, how it is this. सर यहाँ तक नहीं गया था। इसमें हम ये देखेंगे कि ये 255 पावर 3 कैसे हो सकती है। बाइनरी इमेज में वैल्यू 2 ही हो सकती है, समझ आ गई। ग्रे स्केल में वैल्यू 255 होनी चाहिए, 256 क्योंकि 0 भी तो है, 0 1 2 3। तो एक पिक्सल में कितनी वैल्यू हो सकती है 256। अब हमारे पास कलर इमेज आया। कलर इमेज में अगर मैं कहूँ, यहाँ से नजर आ जाएगा आपको RGB, ये एक पिक्सल है, इसके अंदर कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। या तो देखिए R की वैल्यू 0 से 255 तक वेरी कर सकती है। अगर R की वैल्यू 255 होगी, इसका मतलब है रेड कलर उस पिक्सल में बहुत ज्यादा है। और अगर ग्रीन की वैल्यू 0 होगी और B की वैल्यू भी 0 होगी, इसका मतलब वो पिक्सल क्या है रेड। अगर R की वैल्यू 0 हो, ग्रीन की वैल्यू भी 0 हो और ब्लू की वैल्यू 255 हो, इसका क्या मतलब है ब्लू है, ठीक है। अगर R की वैल्यू 100 हो, ग्रीन की वैल्यू भी 100 हो, D की वैल्यू भी 100 हो, इसका मतलब तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में है और वो कोई खास कलर बनेगा। इसी तरह से R की वैल्यू अगर 0 हो, G की वैल्यू 255 हो, B की वैल्यू 0 हो, इसका क्या मतलब है वो ग्रीन कलर बनेगा। इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स वो बनते जाएंगे 0 255। तो कहते ये हैं कि अप्रोक्सीमेटली दुनिया में जितने भी कलर्स पॉसिबल हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू के मिक्सचर से बनते हैं। दुनिया में जितने भी कलर्स पॉसिबल हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू के मिक्सचर से बनते हैं। इसी पर लास्ट टाइम एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी फाइनली प्रोजेक्ट करने पे और मैंने उसको आइडिया दिया था। तो एक आइडिया उन्होंने मुझे दिया कि हम एक ऐसी ऐप बनाएं जो कि 3 कलर्स की बास्केट उसको देते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और यूजर चूज कर ले कि वो कौन सा कलर कितनी रेशो में मिक्स करना है और वो बता दें कि नया कलर क्या होगा। काइंड ऑफ नाइस है, सो स्मॉल, क्विक, ब्यूटीफुल। सो इसी तरह से अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पिक्सल में कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो आप गौर करें कि R की वैल्यू लेट्स से मैं 0 रखता हूँ, G की वैल्यू 0 रखता हूँ, D की वैल्यू भी 0 रख सकता हूँ, ब्लैक कलर हो जाएगा। फिर 0 0 1 0 0 2 होते होते 0 0 2 55 कितनी वैल्यू हो गई 256। और ये आखिरी वैल्यू करें कौन सा होगा, तो उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ इसको 0 रहने दो, इसको 1 कर दो और इसको 0 0 1 1 0 1 2 0 1 3 और करते जाओ और फिर 0 1 255 कितनी हो गई 255 256 256 राइट, सही। उसके बाद मैं करूँ अच्छा 0 2 0 0 2 1 0 2 2 0 2 255। उसके बाद इस तरह से चलता जाऊं
आखिर में होते होते 0 255 0 0 255 1 और होते 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 0 255 255 राइट सही। तो अगर आप गौर करें तो ये 255 थी, ये 255 थी, ये 255 इधर आया, ये 255 इधर आया, फिर 0 2 और फिर 255, यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, और फिर होते होते जब ये था 0, फिर था 1, फिर था 2, फिर ये आया 255 तक, तो टोटल कितनी बार हुआ 256 बार। तो 256 मल्टीप्लाई हुआ और फिर इस 0 को दोबारा चेंज करना शुरू करो, ये 0 1 हुआ और फिर ये सब रिपीट होगा और फिर 1 2 3 फिर किससे मल्टीप्लाई होगा which is equal to take 1 minute to understand this again and then I will ask the question from you. So यहाँ पर जब देखते हैं वैसे भी ये जगह ग्राफ होता है हमारे उसको हम लोग जो भी कुछ होगा उसको ग्राफ उसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी चलो ये बता दें कि तीन जगह पे कितना कलर है कितना कलर है, क्या वैल्यू है। तो बेसिक इंटेंसिटी के हिसाब से ये करते हैं कहां पे इंटेंसिटी डार्कनेस ज्यादा प्राइमरीली अगर हम देखें इस पिक्सल में ब्लैक रीजन बहुत, जहाँ पे ब्लैक रीजन है तो ये बताता है कि जीरो इंटेंसिटी के कितने पिक्सल मौजूद हैं, कितने पिक्सल 10 इंटेंसिटी के मौजूद हैं। अगर वाइट कलर थोड़ा बहुत है तो 250 या 255 इंटेंसिटी के कितने पिक्सल्स मौजूद हैं। हिस्टोग्राम क्या बताता है कि जीरो इंटेंसिटी के कितने पिक्सल्स हैं, 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं। तो प्राइमरीली इट्स अ काउंटिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये राइस है, ये राइस यानी चावल के दाने हैं और ये एक शीट पर पड़े हुए हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो ब्लैक कलर मौजूद है कुछ ना कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये पूरा ब्लैक नहीं है। गौर करेंगे तो इसकी वैल्यू 100 के करीब आ रही है, तो 50 के करीब यहाँ पर है। 100 के करीब आप देखें बहुत ज़्यादा एरिया है, इसलिए नंबर ऑफ पिक्सल्स भी 100 के करस्पॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से आगे चलते जाएँ तो 180 पर ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसी तरह से यहाँ पर ये ग्रेइश है, तो ये ग्रे वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद वाइट वैल्यूज बहुत कम है, तो यहाँ पर पिक्सल्स उसके बहुत कम है जी। वाई के लॉन्ग जो है वो क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो वाई के लॉन्ग शो करता है कि नंबर ऑफ पिक्सल्स
और यहाँ पे शो करता है पिक्सल। तो ये ग्राफ है जो कि एक्स एक्सिस में पिक्सल इंटेंसिटी शो करता है और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ पिक्सल्स शो करता है। इसी को समझने के लिए एक बड़ी क्विक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेज है और उसको मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में आपको बनाता हूँ, ठीक है। उस इमेज की मैट्रिक्स क्या होगी? फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारे पास ये एक इमेज है और इस इमेज में ये पिक्सल इंटेंसिटी 0 0 है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इसके अंदर ये वैल्यूज 255 है। एक तो आप ये काम कीजिए कि इसके करस्पॉन्डिंग इमेज कैसा होगा। ये तो उस इमेज के करस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इमेज कैसा होगा आप लोग इमेज ड्रॉ करके बताइए। भैया टॉप 3 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें ये वैल्यूज पड़ी हुई है। अगर इसको हम इमेज के तौर पे देखना चाहें तो वो इमेज कैसा होगा? बना लीजिए सर ये सर वो एक्स एक्सिस आपने कहा था कि मैं उल्टा देखता हूँ। हमारे पास इमेज बनेगा। ये एक्स होगा और ये वाई होगा और इसके रिस्पॉन्डिंग हमारे पास इस तरह से ये एक एरिया ब्लैक हो जाएगा और ये हमारे पास जो एरिया होगा ये वाइट होगा। ये एरिया हमारे पास ब्लैक होगा और ये हमारे पास वाइट होगा। अब आप लोग ये कीजिए कि इसका हिस्टोग्राम बना के दिखा दें। अगेन हरी अप, टॉप 3 हरी अप। तो हिस्टोग्राम क्या है? पिक्सल इंटेंसिटी एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स। Anybody else?
क्या है इंटेंसिटी और उसके पिक्सेल्स? सर आपने सर लास्ट क्लास में ये नहीं कहा था कि मैं कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरह उल्टे कर देता हूँ, मतलब पहले इस तरह होते थे यार ये 0 तो इसकी पिक्सल कितने हैं? 255 इसकी इंटेंसिटी ये लिख रहे ये नंबर ऑफ पिक्सल नंबर ऑफ पिक्सल और एक्स जो इंटेंसिटी ये भाई और ये नंबर ऑफ पिक्सल और ये इंटेंसिटी आपने चेक करवाए कॉपी हमेशा नीचे रखा गया हवा में रखा गया और ये सब लेट मी शो यू फॉर एग्जांपल इसका हिस्टोग्राम क्या होगा हिस्टोग्राम क्या है नंबर ऑफ पिक्सेल्स क्योंकि y एक्सिस पर होंगे और x एक्सिस पर आपकी पिक्सेल इंटेंसिटी होगी पिक्सेल इंटेंसिटी को नंबर कर लें और नंबर ऑफ पिक्सेल्स यहाँ पर आ जाएंगे तो हम पिक्सेल्स को क्या करेंगे काउंट कर लेंगे 1 2 ये पिक्सेल्स जो 0 है वो 9 है इसलिए हम यहाँ से 9 से लाइन बनाएंगे और एग्जैक्टली ये 9 एग्जैक्टली इस एक्सिस के साथ बनेगी क्योंकि ये 0 यहाँ से शुरू हो रहा है और उसके बाद हमारे पास जो 255 के पिक्सेल्स हैं उनको काउंट कर लेंगे और वो 7 है हमारे पास और वो 7 के लिए आप यहाँ पर जो कि 255 है एक बार बनाएंगे इसकी हाइट 7 होगी इस तरह से हमारे पास एक हिस्टोग्राम बन जाएगा और उस हिस्टोग्राम में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है पिक्सेल इंटेंसिटी pixel intensity. So we have pixel intensity here and number of pixels here. ये ग्राफ हमें क्या शो करता है? तो बताता है ये हमें क्या करता है शो? सर 0 की वो इंटेंसिटी ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? एक तो ये कि इंटेंसिटी के कितने पिक्सेल्स हैं 0 इंटेंसिटी के 9 पिक्सेल्स हैं और 255 इंटेंसिटी के 7 पिक्सेल्स हैं जैसे तैयब ने कहा और बिलाल ने जैसे कहा कि ये एक और इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि हमारे पास हिस्टोग्राम ये शो कर रहा है कि हमारे पास जो इमेज है उसके कलर दो ही हैं या 0 है या 255 है इसके अलावा तमाम के तमाम इंटेंसिटी के हमारे पास और कोई पिक्सल नहीं है यानी कि वो एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है राइट इस तरह से हिस्टोग्राम आने के बाद हम उसी इमेज की इंफॉर्मेशन को एक डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं ठीक है कोई सवाल हो जी भाई हिस्टोग्राम से ये नहीं पता चलता ये आरजीबी में है कि कलर पिक्चर का तो अगर किसी कलर पिक्सल का हिस्टोग्राम बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे आर फॉर एग्जांपल एक कलर्ड इमेज होता है कलर्ड इमेज होगा तो उसके लिए आर का अलग हिस्टोग्राम बनाएंगे इस तरह से जी का अलग बनाएंगे और इस तरह से
बी कहाँ अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस? सर हमें किस तरह पता लगता है कि ये 255 अगर कलर्ड इमेज है कि ये ब्लू है, ग्रीन है, ये वो है? जो भी इमेज होगा उस इमेज की एक्सटेंशन से एक तो हमें ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल पीपीएम की एक्सटेंशन होती है, दैट इज अ कलर्ड इमेज। पीपीएम के अंदर जब उसके हेडर को रीड करते हैं असाइनमेंट 1 में, तो आपके पास P5, P3 मुख्तलिफ कोड लिखे होते हैं, उस कोड के रिस्पॉन्डिंग पता चल जाता है कि वो कलर्ड इमेज है। नंबर 3, जब मैटलैब में आप किसी भी कलर्ड इमेज को रीड करेंगे तो जब वो रीड होगा तो उसकी 3 मैट्रिसेस बनेंगी। अगर आप ग्रे स्केल को रीड करेंगे तो वो सिर्फ एक मैट्रिक्स बनेगी, उससे भी आपको पता चल जाएगा ये कलर है या ये ग्रे स्केल है। इसी तरह से एक छोटी सी असाइनमेंट 1 ही में ये भी सवाल है कि एक कलर्ड इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कैसे करना है। वो एक छोटा सा फार्मूला है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं कन्वर्ट, और डेफिनेटली उससे इंफॉर्मेशन लॉस तो होगी। यहाँ तक कोई सवाल है? ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशंस हम करते हैं कंप्यूटर विजन में। हम 2D से 2D में ट्रांसफॉर्म करते हैं, 3D to 3D करते हैं, 3D to 2D करते हैं और 2D to 3D करते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो 2D से 2D में होती है, उसकी कोई एग्जांपल अगर आप दे सकें तो बताइए। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर दोनों 2D रहती हैं। 2D to 2D की कोई एग्जांपल दें फॉर एग्जांपल। साइज बड़ा होता है, साइज। यस, गुड। फॉर एग्जांपल अगर आपने एडिटर में कोई इमेज खोला, उसके साइज को बड़ा कर दिया, तो एक इमेज था जो कि 2D में मौजूद था, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज था और उसके साइज को हमने उसी एडिटर में बड़ा कर दिया, तो ये एक 2D to 2D ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, ये पहला इमेज है, ये ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है। इसी तरह से हम एडिटर में उसको खोल के, ठीक है, उसको रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से इमेज को रोटेट कर देते हैं, रोटेट का बटन होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग कैमरे से पिक्चर लेते हैं, वो आपने यू करके कैमरा लिया है, आप जो बटन दबाते हैं तो थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो रोटेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मैथमेटिक्स क्या यूज होता है, उसका कोड क्या होता है, उसके पीछे कोडिंग क्या होती है, मैथमेटिक्स क्या होता है, वो हम इस मॉड्यूल में देखेंगे 2D to 2D में। इसी तरह से 3D to 3D होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कुर्सी पड़ी हुई है और इस कुर्सी को हम थोड़ा सा मूव करके एक डिफरेंट शेप में ले आते हैं, तो दिस इज 3D। इसी तरह से एक आपके पास क्यूब है, राइट? इस क्यूब को ट्रांसफॉर्म करके हम एक डिफरेंट शेप में ले आते हैं। फॉर एग्जांपल इस शेप में ले आते हैं। ये क्या है? 3D to 3D ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक 3D इमेज था, इसको हमने 3D इमेज में कन्वर्ट कर लिया। 3D to 2D की कोई एग्जांपल बताएं। पिक्चर खींचते हैं। वेरी गुड। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कैमरे से पिक्चर लेते हैं तो ये एग्जांपल है 3D, क्योंकि आप लोग इधर बैठे हुए हैं, आप किस में बैठे हुए? 3D में। क्यों? क्योंकि आपको लोकेट करने के लिए कितनी एक्सेस चाहिए? 3 एक्सेस। अगर मैं कहूँ ये मेरी x एक्सेस है, वो मेरी y एक्सेस है, तो ये मेरी z एक्सेस है। इस कमरे में किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 3 एक्सेस चाहिए। स्टूडेंट्स इस तरह से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से नजर आएंगे। एक स्टूडेंट इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, एंड यू विल फाइंड। और लेकिन क्योंकि ये 2D में इमेज होगा, इमेज 2D का होता है, आप लोग 3D में हैं, तो 3D से 2D में कन्वर्जन हो रही है, तो क्या हो रहा है मेमोरी? 1 डायमेंशन लॉस हो रही है। पहले हमारे पास x, y और z थी, अब जब हमने उसका इमेज ले लिया तो z डायमेंशन लॉस हो गई। उस z डायमेंशन के लॉस होने का नुकसान क्या होता है? डेप्थ फाइंडिंग है। डेप्थ फाइंडिंग करते कोई एग्जांपल दे सकते हैं? जो गूगल मैप पिक्चर्स देता है वो डेप्थ में आता है, इससे 2D इमेज है। जो मैप्स में पिक्चर्स होती हैं वो सिर्फ 2D इमेज होती है, 3D में बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी पिक्चर लेता हूँ, आप कैसे इधर आइए, यहाँ खड़े हो, थोड़ा सा आगे, यहाँ हाँ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी।
जब हम इनकी पिक्चर लेंगे तो कोई ये नहीं बता सकता कि इनमें से आगे कौन खड़ा हुआ है और पीछे कौन खड़ा हुआ है। इस तरह से आप आगे चले जाए, आगे चले जाए, आप जब पिक्चर लेंगे तो ये कोई नहीं बता सकता कि इनमें से आगे कौन खड़ा हुआ है और पीछे कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो z डायमेंशन है, जो थर्ड डायमेंशन है, ये लॉस हो चुकी है। बैठे मतलब हम ऑब्जेक्ट्स हाइड भी हो जाते हैं उसको करते हैं, इसीलिए हम ये नहीं बता सकते कि कौन स्टूडेंट किससे आगे या किससे पीछे खड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा आगे खड़े हो जाए, यहाँ से अरे आप कुछ ही नहीं, आपको कुछ नहीं बैग छोड़ दें। अब अगर मैं आप लोगों की पिक्चर लूंगा तो मैं ये नहीं बता सकता कि आप आगे खड़े हुए थे या ये पीछे खड़े हुए थे, क्योंकि ये जो z डायमेंशन है ये लॉस हो गई है, जबकि जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है, यानी इनकी ये वाली डायमेंशन और ये y, ये मैं बता सकता हूँ कि दोनों के दरमियान फासला कितना है या इनकी हाइट कितनी है, ये लंबे ये लंबे, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इमेज आ रहा है उसमें x और y है और z नहीं है। बैठे लेकिन इन्हीं के केस में मैं ये काम कर सकता था कि मैं एक से ज्यादा इमेजेस, यानी कि मैं एक इमेज इधर से लेता और एक इमेज इधर से लेता, इसकी एक इमेज में यहाँ से लेता और एक इमेज में इस साइड से लेता, और दो इमेजेस को फॉर्मुलेट करके मैं ये बता सकता था कि इनमें से कौन आगे खड़ा हुआ है कौन पीछे खड़ा हुआ है। उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो फॉर्मुलेशन। वो हम किसी वक्त अगर टाइम मिलेगा उसे पढ़ेंगे। तो दो इमेजेस से आप बता सकते हैं, कुछ केसेस में और कुछ केसेस में नहीं। इसी तरह से ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से हमारी जो एक आंख जिन लोगों की होती है, जिन लोगों की दो आंखें होती हैं, वो तो ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बंदा आगे खड़ा हुआ था कौन सा पीछे खड़ा हुआ था, लेकिन जिनकी एक आंख होती है नॉर्मली वो नहीं बता पाते कि कौन सी चीज़ आगे थी और कौन सी चीज़ पीछे थी। इसलिए खुदा खास्ता है जिसकी एक आंख अल्लाह माफ़ कर नहीं होती, जिनकी सिर्फ एक ही आंख होती है, वो बाद में चलते चलते अक्सर जो है वो टकरा जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता है कि फ्रिज पहले था या दरवाज़ा पहले था, ये दरवाज़ा बाद में आया था या फ्रिज बाद में आया था। तो ये दो आइज हैं आपकी, ये दो कैमरे की तरह काम करती है, जो कि आपकी डेप्थ निकालने में आपको मदद देती है और ये बताती है कि ये स्टूडेंट उस स्टूडेंट से पहले है, ये कुर्सी उस टेबल से पहले है, उसके बाद पे है। सो दैट इज हाउ इट इज। आप बताइए, खड़े ये बताइए कि अगर जिन लोगों की एक आंख होती है उनमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो अब हम पढ़ने लगे दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 2D टू 2D। 2D टू 2D ट्रांसफॉर्मेशन में जो सब ये वर्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि ऐसा क्यूब जो 3D में उसमें x, y और z तीन एक्सिस चाहिए होती हैं, और अगर इसको होमोजेनियस में लिखेंगे तो इट इज 10, 60, 20 एंड 10। यहाँ तक के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एक ओरिजिनल शेप थी, इसको हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया तो ये ट्रांसलेट हो गई, इसको घुमा दिया ये रोटेट हो गई, इसको हमने इस फॉर्म में लिया, इसे शेयर कहते हैं। ये आगे बढ़ेंगे, इसको छोटा कर दिया या इससे बड़ा कर दिया ओरिजिनल शेप से, इसको स्केलिंग कहते हैं, स्केल अप या स्केल डाउन। प्राइमरीली होता ये है कि हम एक पॉइंट को उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एक नया पॉइंट मिल जाता है। अगर ये पॉइंट 1 था तो हम कह सकते हैं ये 1 डैश है, ये x और y है तो ये x डैश y डैश है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। For the time being, just forget about this. इसके लिए हम एक इजी केस ले लेते हैं। हम ये मैट्रिक्स अप्लाई करना चाहते हैं इस पर ताकि हमें ये मिल जाए। अब ये कैसे करेंगे ये हम इस एग्जांपल से समझेंगे। तो यहाँ पर 0 इसको 1 कर लें, एक ही बजाय इसको 1 1 ले लें और इसको 1 ले लें। ये 0th पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है और ये भी 1 पॉइंट है। ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है।
और ये कौन सी एक्सेस है? वाई एक्सेस। अब इस पर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करना चाहते हैं ताकि हमें ये इमेज बन जाए। इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर और फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं दोबारा से इसको इसी को ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट 0 1 0 1 हमने कैलिब्रेट कर लिया। और ये पहला पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं कहूँ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0, इसका पॉइंट का नंबर है 1। ये दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 1। ये तीसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0 और ये चौथा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 1। सिंपल। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पहले पॉइंट पर ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। ये पहला पॉइंट था और इस पे हम ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे। आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है, राइट? वेरी गुड। सो दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज द कॉलम। 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 is 0, so it is 0 multiplied by 0 is 0 plus 0. So this is the point 1 dash. उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा 0 1. This is the point number 2. और अब हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज, so 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 plus 0 is 0 and then we get 0.5, right? So ये सेकंड पॉइंट था और दिस इज इसी तरह से हम थर्ड पॉइंट ले लेंगे which is और हम इसको इससे ज़रब देंगे और हमारे पास क्या जवाब आ रहा है? इसी तरह से हमारे पास चौथा पॉइंट आ जाएगा which is 1 into 0.5 is 0.5. तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? अब हम इन चार पॉइंट्स को 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश को यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट जो कि 1 डैश है और इसकी वैल्यू 0 0 है, तो यहाँ पर, ठीक है? दूसरा पॉइंट इसकी 2 डैश है और उसकी वैल्यू 0.5 है, तो दिस इज तीसरा पॉइंट इसकी वैल्यू 0.50 है और जिसका 3 डैश है, सो दिस इज, और चौथा पॉइंट जिसकी वैल्यू 0.5 है, इट इज ओवर हियर। इस तरह से हमारे पास एक इमेज था और हमने उस पर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और हमारे पास एक नया इमेज आ गया जो कि x डायमेंशन में भी हाफ है और y डायमेंशन में भी हाफ है।
मैट्रिक्स को स्केलिंग मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? इसमें ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं एस एक्स, इसको कहते हैं एस वाई। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे, ये जो हमने काम किया है इसको कहते हैं स्केलिंग विद एस एक्स एंड एस वाई इज इक्वल टू 0.5। इसी को हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, scaling of 0.5 in x dimension and scaling of 0.5 in y dimension। जो जनरल मैट्रिक्स है स्केलिंग, तो ये हम इसको कैसे, अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेक होम अनग्रेडेड होमवर्क है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हो सकता है क्विज ले, तो आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये फिगर है, इस फिगर पर आप ये मैट्रिक्स 1.5 0 0 और 1 इस मैट्रिक्स को इस फिगर में अप्लाई करें और उसकी वर्किंग भी शो करें, जैसे वो वर्किंग शो की हुई है, और नई डायग्राम बनाएं। सर इसमें एस एक्स एक्स वाई क्या चाहिए? इसमें एस एक्स 1.5 है और एस वाई 1 है। इसी तरह से फिर आप 1.5 है और 1, इसी तरह से आप एक और मैट्रिक्स ले लें, ये एक और मैट्रिक्स है जो कि आप इस पर अप्लाई करें और वो वर्किंग शो करें अप्लाई करने के लिए, और फिर नई फिगर बनाएं वो कैसे बनेगी। इसी तरह से आप एक और फिगर ले लें, ये मैट्रिक्स इस पर अप्लाई करें और नई फिगर बनाएं वो कैसी बनेगी। इसी तरह से ये मैट्रिक्स इस पर अप्लाई करें और नई फिगर बनाएं वो कैसे बनेगी। ये 4 काम आपने करते हैं, इससे आपको स्केलिंग का बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, आपको उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेक्चर स्लाइड ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।